हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ फार्मा की क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्यूसी कैसे कैसे वर्क करता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्यूसी होता क्या है। व्हाट इज क्यूसी? द फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल QC इज to test the and verify the quality of drug substance and drug product against respective standard। ड्रग प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो कि हमारा एपीआई से प्रोडक्ट बनाया जाता है, सपोज लाइक टेबलेट, ऑइंटमेंट या कोई ट्यूब, ये होता है हमारा ड्रग प्रोडक्ट। और ड्रग सब्सटेंस होता है जो हमारा एपीआई, यानी एपीआई जैसे कि पैरासीटामोल है, हमारा एजिथ्रोमाइसिन, जो हमारा डायरेक्ट एपीआई कंपनी से आता है और उसको यूज करके हम बनाते हैं ड्रग प्रोडक्ट। तो ये होते हैं डिफरेंस ड्रग प्रोडक्ट और ड्रग सब्सटेंस में। तो इसको टेस्ट करते हैं हम क्यूसी में। सो क्वालिटी कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अब आ जाते हैं, जानते हैं इसके पार्ट, सेक्शन क्या क्या होते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में। पहला सेक्शन होता है रॉ मटेरियल सेक्शन। इसमें जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स जो यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वो आते हैं और उनकी एनालिसिस कैसे होती है, उनका रिलीज कैसे होता है, ये सब इस डिपार्टमेंट में होता है। फिर दूसरा डिपार्टमेंट है पैकिंग मटेरियल डिपार्टमेंट, पैकिंग मटेरियल सेक्शन। तो पैकिंग मटेरियल सेक्शन में क्या होता है कि जो भी पैकिंग मटेरियल्स है, जैसे कार्टन है, सीपर है, लेबल है, इंसर्ट है, जितनी भी चीज़ें आती हैं पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड, वो सबकी एनालिसिस, उसका सबका रिलीज वो होता है पैकिंग मटेरियल सेक्शन में। फिर होता है नंबर तीसरा इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन। इन प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन में क्या है कि जो हमारा इन प्रोसेस यानी प्रोसेस जो चल रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, टेबलेट बन रही है या ऑइंटमेंट बन रहा है, उसमें से सैंपल जो आ रहा है उसकी एनालिसिस, या फिनिश प्रोडक्ट जो कंप्लीट हो गया है, पैक हो गया है, उसका जो एनालिसिस होता है वो होता है हमारा इन प्रोसेस और FG यानी फिनिश सेक्शन या फिनिश गुड सेक्शन, FG, ये सब इन प्रोसेस और फिनिश सेक्शन में होता है। फिर चौथा होता है स्टेबिलिटी सेक्शन। स्टेबिलिटी सेक्शन आप सब लोगों को पता ही होगा कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए एक सेक्शन होता है जिसमें कि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ इक्विपमेंट होते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट अपना चार्ज करके जो कुछ कंडीशन, रिकमेंडेड कंडीशन होती है उस पर चार्ज करके हम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जान सकते हैं। उसके लिए होता है स्टेबिलिटी सेक्शन। फिर लास्ट में होता है एक माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में क्या होता है कि जो भी माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड एनालिसिस है, कोई पैथोजन है, कोई तुम्हारा बैक्टीरिया है, इकोलाई है, ये सब चेक करने के लिए माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन रहता है। जैसे कि अपना दिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब रिलीज होता है तो उसमें बोला जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से होना चाहिए और माइक्रोबियल कंटामिनेशन कितना होना चाहिए, कितनी लिमिट है और कहाँ तक जो है इसका चल सकता है। तो ये 5 मेन सेक्शन कहिए या डिपार्टमेंट कहिए, ये क्वालिटी कंट्रोल खुद में एक डिपार्टमेंट है, उसमें इतने पार्ट होते हैं। अब देखते हैं कि दूसरा हमारा रॉ मटेरियल सेक्शन में क्या होता है। तो रॉ मटेरियल सेक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई मटेरियल आएगा, रिसीव होगा कहाँ पे, RM स्टोर में। RM स्टोर में जो भी मटेरियल आएगा वो रिसीव होता है। फिर वहाँ से GRN एक बनती है, वो GRN रिसीव होगी कहाँ, GRN भेजेगी QC कंट्रोल डिपार्टमेंट में, कहाँ पे, RM सेक्शन में। तो वहाँ पे वो GRN रिसीव होगी और उसका वेरिफिकेशन होगा और उसको चेक किया जाएगा कि हमारे अप्रूव वेंडर लिस्ट से आया है या नहीं आया है। अगर वो अप्रूव वेंडर लिस्ट और सब कुछ मैच होता है तो हम उसकी रिस्पेक्टिव लॉग बुक एक होती है उसमें एंट्री करेंगे, यानी रॉ मटेरियल इन्वर्ट रिकॉर्ड उसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल इन्वर्ट रजिस्टर, उसमें उसकी एंट्री करेंगे।
अगर ये हमारा अप्रूव वेंडर लिस्ट में नहीं है तो हम अपने क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो हमारे हेड होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनको बताएंगे कि सर ये हमारा उसमें नहीं है, और उसके लिए फिर जो भी फर्दर वो स्टेज होगा वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल के जो मैनेजर रहेंगे वो लेंगे, और वो आगे बताएंगे कि क्या क्या करना है। फिर सेकेंड स्टेज होता है, जब हमने सैंपल एंट्री कर दिया, इन्वर्ट बना दिया, इन्वर्ट में उसकी एंट्री डाल दी GRN की, फिर हम जाएंगे सैंपलिंग के लिए कि सैंपलिंग ऑफ रॉ मटेरियल करना है। फिर वो सैंपलिंग किस शेड्यूल से करना है, वो भी कई मेथड होते हैं। रूट N+1 से करना है, रूट N+1 होता है, और एक 100% सैंपलिंग होती है, और कुछ और भी हैं, NPR रूल भी है, वो आप उसमें देख सकते हैं, WHO की उस गाइडलाइन में दिया हुआ है। जो भी होता है फार्मा में वो सब गाइडलाइन और उसके जो फार्माकोपिया होती हैं उनके बेस पे ही होता है। फिर थर्ड स्टेप होता है अपना एनालिसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जो रॉ मटेरियल है उसकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस जो भी रिक्वायर होता है, जो भी पैरामीटर है पर मोनोग्राफ, उसकी एनालिसिस की जाती है। फिर एनालिसिस के बाद क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट पास हो गया, मटेरियल पास हो गया तो आपका अप्रूवल होगा, अगर रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन होगा। तो ये अप्रूवल और रिजेक्शन, ये चौथा स्टेप होता है रॉ मटेरियल सेक्शन में, अप्रूवल एंड रिजेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। फिर अगर मटेरियल अप्रूव हो गया तो उसका COA बनेगा, या रिजेक्ट हो गया तब भी COA बनेगा कि किस पैरामीटर में ये रिजेक्ट हो रहा है, उसका COA बनेगा मटेरियल, और RM स्टोर में भेज दिया जाएगा। फिर उसके जो अप्रूवल लेवल हैं, जो लेवल बनते हैं, जैसे अप्रूव हो गया तो आपने देखा होगा कंटेनर वगैरह पे अगर आप काम करते हैं फार्मा में, तो वहाँ लिखा होता है स्टोर वगैरह में कि जो भी कंटेनर आता है, या आपने और भी कहीं देखा होगा QC अप्रूव, तो उसका मतलब है कि ये मटेरियल अप्रूव है। तो वो अप्रूवल लेवल फिर वहाँ कंसाइनमेंट जो भी आती है उसके ड्रम है या उसके वो लगाया जाता है। एक और इसी में सेक्शन होता है वाटर एनालिसिस रॉ मटेरियल में। तो जो भी हमारा डेली वाटर होता है उसकी डेली एनालिसिस भी होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, नॉर्मल में नहीं होती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डेली वाटर की एनालिसिस होती है। उसमें केमिकल एनालिसिस भी होती है, माइक्रोबियल एनालिसिस होती है। अगर इंजेक्टेबल है तो उसमें WFI भी होता है, ये प्यूरिफाइड वाटर होता है इसमें। और WHO जो इंजेक्टेबल प्लांट होता है उसमें WFI भी होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन। इन सबकी एनालिसिस जो होती है वो रॉ मटेरियल सेक्शन होता है, या जहाँ पे ज़्यादा लार्ज स्केल में काम होता है वहाँ एक वाटर का सेक्शन भी अलग से बना देते हैं वाटर एनालिसिस के लिए। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल सेक्शन, जिसमें कि रॉ मटेरियल में कैसे कैसे एनालिसिस होती है, कैसे प्रोडक्ट अप्रूव होता है, ये सब चीज़ें। पहले रिसीविंग GRN रिसीव होगी, फिर उसकी सैम्पलिंग होगी, फिर उसकी एनालिसिस होगी। एनालिसिस के बाद अगर अप्रूव होता है तो अप्रूवल होगा, फिर उसका COA बनेगा, और COA बनने के बाद स्टोर में जाएगा और वहाँ उसके अप्रूव लेबल लगाए जाएंगे। ये पूरा स्टेप होता है रॉ मटेरियल सेक्शन में। सेम लगभग मिलता ही जुलता होता है हमारा पैकिंग मटेरियल सेक्शन का। रिसीविंग ऑफ GRN सेम होता है, PM स्टोर से आएगा, बस इसमें RM स्टोर से आता है, इसमें PM स्टोर से आता है। फिर इसको भी हम अप्रूव वेंडर लिस्ट के हिसाब से चेक करते हैं, और इसकी जो एंट्री होती है वहाँ रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कार्ड था, पैकिंग मटेरियल में ये पैकिंग मटेरियल इन्वेंटरी कार्ड रजिस्टर हो जाता है। फिर इसकी भी सैंपलिंग होती है। इसकी सैंपलिंग जो एक AQL लेवल होता है, एक सैंपलिंग का क्राइटेरिया, उसके हिसाब से भी होती है। AQL एक ISO में दिया हुआ है, उसके हिसाब से होती है AQL टेस्टिंग। सैंपलिंग तो जनरली पैकिंग मटेरियल की रूट N+1 से होता है। कार्टन वगैरह के लिए शिपर में तो नॉर्मल एक सैंपल ही आता है, बस फिजिकली चेक कर लिया जाता है कि जो भी हमारा शिपर लेवल है या कुछ वैसे आए हैं तो वो डैमेज तो नहीं है। और एनालिसिस जो इसकी है, पैकिंग मटेरियल की एनालिसिस जो होती है वो अप्रूव आर्टवर्क के हिसाब से होती है। स्पेसिफिकेशन तो होता ही है कि किसका कितना GSM है, क्या है, लेकिन मेन जो पैकिंग मटेरियल में होता है कि आप देखो कभी कि रेगुलर जो कंसाइनमेंट आ रही है उसमें जो कुछ अंतर ना आए, कोई कार्टन है उसमें कोई अंतर ना आए उसकी पैकिंग उसमें, तो उसके लिए एक सेट कार्ड आता है। जब आप बनाएंगे तो जब नया आर्टवर्क अप्रूव होता है वहाँ से QA डिपार्टमेंट से किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो जाता है हमारे पहले प्रिंटिंग के लिए लैब में, और वहाँ से एक अप्रूव सेट बन के आता है कि हम आपको डार्क में आएगा तो इतना तक आएगा, लाइट में आएगा तो इतना तक आएगा कलर में,
और शेड में आएगा तो ये आएगा। उसमें एक पेंटोन नंबर भी दिया रहता है आर्टवर्क में कि हमारे इस कलर का पेंटोन जो होगा वो उससे मैच होगा, तो उसके रिकॉर्डिंग बन के आता है और उसके अकॉर्डिंग ही एनालिसिस होती है। मेन तो इसमें यही रहता है पैकिंग मटेरियल के एनालिसिस में, आपका शेड वगैरह जो चेक होता है, कलर का क्या है क्या नहीं। फिर उसका सेम प्रोसीजर, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ पैकिंग मटेरियल। अगर ओके हो गया, सारे पैरामीटर ओके होते हैं तो अप्रूव हो जाएगा। अगर कोई पैरामीटर नहीं मैच हो रहा है, जैसे रिजेक्शन है, किसी मटेरियल किसी का लोगो बराबर नहीं है, प्रॉपर प्रिंटिंग नहीं है, तो उस केस में वो मटेरियल रिजेक्ट हो जाता है। फिर इसका सीओ बनता है और वो सीओ पीएम स्टोर में जाएगा, उसके साथ अप्रूवल और रिजेक्शन लेबल भी जाते हैं, वो आपके कंसाइनमेंट पर लगा दिए जाएंगे। अब आता है थर्ड स्टेप हमारा, इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट सेक्शन। इस केस में क्या होता है, जो सैंपल है हमारा वो आता है इंटीमेशन के साथ, कहाँ पे, क्यूसी डिपार्टमेंट में, और वो इन प्रोसेस सेक्शन में जाएंगे, सैंपल आएगा इंटीमेशन के साथ कि हमें कौन कौन सा पैरामीटर इसमें टेस्ट करना है। फिर उसकी एंट्री हो जाती है सेम रिस्पेक्टिव लॉगबुक। अगर इन प्रोसेस आया तो इन प्रोसेस इनवर्ड रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर, और फिनिश प्रोडक्ट आया तो फिनिश प्रोडक्ट इनवर्ड रजिस्टर होगा। उनमें इंटीमेशन की एंट्री हो जाएगी। इंटीमेशन एक तरह की स्लिप होती है, एक पैड होता है, कहीं कहीं हर एक कंपनी का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से उसका इंटीमेशन होता है। उसमें किसी में डबल कॉपी होती है, किसी में ट्रिपल कॉपी होती है, फॉर ट्रेसेबिलिटी कि हमने सैंपल दिया है या नहीं दिया है। फिर जो सैंपल एंट्री हो गई लॉगबुक में, फिर उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है। एनालिसिस ऐसे होती है, जो जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिकेशन होता है, और उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्ड उसमें एनालिसिस क्या क्या पैरामीटर करने हैं, वो एक एसटीपी होती है, यानी स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रोसीजर, वो उसमें मेंशन होता है। और हर एक पर्सन को मस्ट है कि वो वही एसटीपी फॉलो करनी होती है। इन केस अगर किसी के यहाँ एसटीपी नहीं होती है या फार्माकोपियल होता है, तो वो एज पर फार्माकोपिया एनालिसिस होती है। आफ्टर एनालिसिस के बाद रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट रहती है, वो बनाई जाती है केमिस्ट के द्वारा। जो भी केमिस्ट एनालिसिस कर रहा है, किसी ने पार्ट में किया तो पार्ट में अपना अपना पार्ट वो रिपोर्ट में कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो एक सेक्शन हेड, हर एक सेक्शन, जितने भी सेक्शन उन्होंने बताए आपको, इसमें हर एक सेक्शन में एक सेक्शन हेड होता है, और उस सेक्शन हेड को वो अपनी सारी रिपोर्टिंग लास्ट में करते हैं। क्योंकि अगर एक क्यूसी में 25-30 लोग हैं, तो 25-30 लोग इंडिविजुअली जाकर के क्यूसी मैनेजर की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, और ना वो उनकी रिपोर्टिंग ले सकता है। इसलिए हर सेक्शन में एक एक सेक्शन हेड बनाया जाता है। वो सेक्शन हेड आपका एएम भी हो सकता है, वो सेक्शन हेड आपका सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, वो सेक्शन हेड आपका डिप्टी मैनेजर भी हो सकता है। तो वो उसको रिपोर्ट आपके सबमिट कर देंगे। फिर जो रिजल्ट होगा वो प्रोडक्शन के साथ शेयर कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंट जैसे कुछ होती है इन प्रोसेस में कि आपको प्री कंप्रेस सैंपल भेज दिया कि इसके पैरामीटर, जैसे किसी के में डिजोल्यूशन है तो डिजोल्यूशन चेक करना है, या और कोई क्रिटिकल पैरामीटर है जो कि बाद में पूरा बैच बनने के बाद पूरा बैच तोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा, तो प्री सैंपल वो निकाल के दे देते हैं। उसको चेक करने के बाद उसको बोल दिया जाता है कि आपका ये सैंपल ओके है, आप प्रोसीड कीजिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये प्री कंप्रेस दिया तो पूरा कंप्रेस करने के बाद फिर सैंपल देंगे आपको एनालिसिस के लिए। तो ये होता है इन प्रोसेस। और बाकी फिनिश प्रोडक्ट में तो जो भी कंप्लीट एनालिसिस के लिए आएगा वो एज पर एसटीपी कंप्लीट एनालिसिस ही होगी। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एनालिसिस, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यानी सीओए, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस प्रिपेयर किया जाता है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। और कहीं कहीं जब डिस्पैच वगैरह करना होता है या फिनिश प्रोडक्ट जब रिलीज होता है, तो ये क्यूए डिपार्टमेंट में भी सीओए जाता है कि जो फाइनल बैच है वो क्यूए के ही यहाँ से रिलीज होता है। बल्कि कई कई कंपनियों में तो ये भी होता है कि जो आपका फाइनल रिपोर्ट है या जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब क्यूए के पास ही स्टोर रहेगा ट्रेसेबिलिटी और उसके बैच रिलीज के लिए। कहीं कहीं पूरा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट का रिपोर्ट है वो पूरा बीएमआर के साथ भी लगा देते हैं। सबका अलग अलग प्रोसीजर होता है हर एक कंपनी का। इन केस अगर कोई सैंपल फेल हो गया तब क्या करेंगे, या किसी पैरामीटर में फेल हो गया तब क्या करेंगे? हमें करना कुछ नहीं है। जो भी सैंपल फेल हो गया है, कुछ भी है, पहले तो अपने सेक्शन हेड को रिपोर्ट करेंगे। फिर सेक्शन हेड अगर कहता है तो इमीडिएटली जाकर के जो अपने डिपार्टमेंट हेड, अगर सेक्शन हेड नहीं है कुछ भी है,
तो अपने जो डिपार्टमेंट हेड है यानी क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर, उसको आपने रिपोर्ट कर देना है कि सर इस ये पैरामीटर में ये पैरामीटर फेल हो रहा है सैंपल में, वो करना होता है। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी सेक्शन। स्टेबिलिटी सेक्शन में क्या होता है कि जो हमारे, जैसे आपको पता है स्टेबिलिटी सेक्शन, तो स्टेबिलिटी फार्मास्यूटिकल में स्टेबिलिटी हर एक प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ, जैसे आपने देखा होगा एक्सपायरी, तो एक्सपायरी किस हिसाब से दी जाती है? एक्सपायरी दी जाती है हमारी स्टेबिलिटी के बिहाफ पे। स्टेबिलिटी की जब एनालिसिस होती है उसमें चेक किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टेबल है, किस किस कंडीशन में। तो उसमें क्या होता है, आफ्टर प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम क्यूसी, जब प्रोडक्ट क्यूसी से रिलीज हो जाएगा फिनिश प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी सैंपल रिसीव फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज अलोंग विद इंटीमेशन। ये कहाँ से आता है? ये आएगा आपके पास क्यूए से, क्योंकि जो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल होता है यानी आईपी क्यूए, वहाँ जब फाइनल पैक हो रहा होता है, जब प्रोडक्ट पैक हो जाता है तो वहाँ सैंपल कलेक्ट किया जाता है कि इतना सैंपल स्टेबिलिटी के लिए जाएगा, वो क्वांटिटी वो वहां से पिक करते हैं, और पिक करने के बाद उतनी ही क्वांटिटी आपकी स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट में भेज दी जाएगी, स्टेबिलिटी सेक्शन में भेज दी जाएगी एनालिसिस करने, उसके स्टेबिलिटी चार्ज करने के लिए। कहीं कहीं पे किसी किसी कंपनी में ये जो स्टेबिलिटी सेक्शन होता है वो क्यूए के अंडर में होता है, तो उस केस में आपके पास सैंपल चार्ज होने के लिए नहीं आएगा। आपके जो क्यूसी सेक्शन में स्टेबिलिटी सेक्शन होगा वहां पे सैंपल आएगा, तो वो केवल एनालिसिस के लिए आएगा कि आपको ये स्टेबिलिटी सैंपल है, इतने इतने स्टेशन का है, आपको इसका एनालिसिस करना है। और जिसमें स्टेबिलिटी क्यूसी के अंडर होती है, क्यूसी रिव्यू कर मॉनिटर करता है, तो उसमें एक सैंपल आता है क्यूसी के पास, क्यूसी के पास सैंपल आएगा, उसको वो स्टेबिलिटी स्टडीज के लिए इंटीमेशन पूरी आएगी, उसके साथ वो रखेंगे। इंटीमेशन लिखा होगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, क्या नाम है, इसका क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है, ये कब खत्म हुआ और किस कंट्री के लिए है, ये आपका फर्स्ट बैच है या ये ईयरली बैच है, ये सब चीजें होती। फिर उसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं सैंपल की। एंट्री आपने देखा होगा हर जगह एक एंट्री रिलीज, तो ये क्या है, हर एक प्रोडक्ट सैंपल की एंट्री से ही आप बता सकते हो या कहीं से भी कि हमने प्रोडक्ट कब चार्ज किया था। हर एक प्रोडक्ट की एक लॉगबुक होती है और हर एक उसकी हर एक सेक्शन में एक लॉगबुक होती है, उस सेक्शन के डिवाइस कितने सैंपल आए, कितने रिलीज हुए उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल एंट्री करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव लॉगबुक मतलब स्टेबिलिटी इन वर्ड रजिस्टर होता है, उसमें एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद सैंपल चार्ज करेंगे। चार्ज मतलब चार्ज कहाँ करेंगे, चेंबर में, रिस्पेक्टिव चेंबर, कि किस कंडीशन के एनालिसिस के लिए आया है सैंपल और किस प्रोडक्ट के लिए ये चेंबर पे लोड करना है। तो 30-75 का है तो 30-75 में लोड करेंगे, 40-75 का है तो 40-75। आप सोच रहे हैं 40-75 और ये क्या है, तो इस 40-75 का जो है 40 डिग्री टेम्परेचर होता है और 75 डिग्री ह्यूमिडिटी होती है, वो उस चेंबर में मेंटेन रहती है। 30-75 में 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है और 75% ह्यूमिडिटी चेंबर में रहती है। तो उस पर वो जिस कंडीशन के लिए मेंशन रहता है उस कंडीशन में उसको चार्ज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि सैंपल विड्रॉ किया जाएगा फॉर एनालिसिस ऑन रिस्पेक्टिव इंटरवल। तो रेस्पेक्टिव इंटरवल क्या होते हैं, जब आपका फिनिश प्रोडक्ट चार्ज करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में करेंगे चार्ज या रियल टाइम में। लॉन्ग टर्म में जब चार्ज करेंगे, दो टाइप की स्टेबिलिटी होती है फार्मा में, लॉन्ग टर्म एक एसिलेटेड। तो एसिलेटेड में जब चार्ज करते हैं तो मोस्टली जो उसमें दिया हुआ है आपका आईसीएच गाइडलाइन में, वो दिया है 0 इंटरवल, 0 पे मंथ पे, 3 मंथ पे और 6 मंथ पे एनालिसिस होनी चाहिए, ये मस्ट है। तो उसके लिए आपको क्या है कि कुछ जगह पे ये होता है कि लोग 1 और 2 मंथ भी कर लेते हैं, तो 0 से 6 मंथ तक का हो जाता है। और जो आपका लॉन्ग टर्म में रहती है एनालिसिस, वो क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आपका क्वार्टरली होगी, यानी 3 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ और 12 मंथ। और उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाते हैं तो वो हाफ ईयरली हो जाती है, यानी कि 18 मंथ और 24 मंथ। और जब उसके बाद 2 साल के बाद तीसरे साल में जाते हैं तो वो ईयरली हो जाती है, यानी हर साल आपको एक बार सैंपल की एनालिसिस करनी है एक चीज इंटरवल पे। तो वो इंटरवल जैसे आपने इस बार 1 जनवरी को किया तो अगली बार फिर 1 जनवरी को सैंपल उठाना।
इस तरह से सैंपल का विड्रॉल होता है। उसी तरह से स्टेशन डिफाइन होते हैं ऑलरेडी लॉग बुक में कि किस तारीख को कौन सैंपल विड्रॉ करना है। फिर आफ्टर एनालिसिस रिपोर्टिंग डन फॉर सेम, जो एनालिसिस हो जाएगी उसकी रिपोर्टिंग बनेगी उसमें, और उसकी समरी रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी प्रोडक्ट की। अगर कोई सैंपल फेल होता है एनी इंटरवल, तो सेम एज बताया मैंने पीछे कि उसकी रिपोर्टिंग हमारे क्यूसी मैनेजर को कर दी जाएगी, फिर वो फर्दर एक्शन लेंगे जो भी हो। अब आते हैं माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन। तो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में क्या है कि इसमें हमारी माइक्रोबियल एनालिसिस होती है। इसमें भी जो सैंपल जिसमें से माइक्रोबियल एनालिसिस रिक्वायर होती है वो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में सैंपल सबमिट कर दिया जाता है एनालिसिस के लिए। दूसरे में क्या होता है, एंट्री ऑफ सैंपल डन इन रिस्पेक्ट टू लॉग बुक, वो भी अपनी उनके यहाँ लॉग बुक होती है सैंपल एनालिसिस के लिए, उस लॉग बुक में उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद टेस्टिंग डन फॉर रिक्वायर्ड पैरामीटर, जिस पैरामीटर के लिए टेस्टिंग उसमें रहती है कि इक्वलाई करना है, एमएलटी करना है, उस टेस्ट के लिए वो एंट्री अपनी उस लॉग बुक में कर देते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। आफ्टर एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं और सब उसको अपडेट कर देते हैं समरी रिपोर्ट में जो भी है। अगर कोई सैंपल इसमें एमएलटी में फेल होता है, कोई रॉ मटेरियल है, कुछ भी है, तो उसकी रिपोर्टिंग क्यूसी मैनेजर कर दी जाती है, या जो सेक्शन हेड है वो जा करके क्यूसी मैनेजर को बता देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम है। बस ये हमारा था इतना क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसमें कि इस तरह से काम होता है, क्या क्या काम होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, कितने सेक्शन होते हैं। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप बताइए, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, क्या रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो वो कीजिए। बाकी आप अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।